हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, इस चैप्टर की डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्स क्या थे 5 ईयर प्लान्स के। यानी कि ओवरऑल जो 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में गोल्स नहीं आपको बता रहा राइटर। यहाँ पर राइटर आपको ये बता रहा है कि जो 5 ईयर प्लान्स जिस पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, तो वहाँ पर ओवरऑल गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई प्लान जो बनता है, चाहे वो कितने भी साल का हो, प्लान इकोनॉमिक प्लान की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो कि डिफाइन होते हैं कि इतने इतने टाइम फ्रेम में हमें उसे अचीव करना है, राइट। अब एक तो स्पेसिफाइड गोल्स होते हैं और दूसरा स्पेसिफाइड गोल्स के साथ उन गोल्स को अचीव करने का एक टाइम फ्रेम भी होता है। एग्री करते हो आप सब इस बात पे? यानी कि डेडलाइन होती है। वरना अगर कंट्री और उसकी लीडरशिप इतनी ढीली पड़ जाए कि ठीक है यार, हमें पॉवर्टी को ख़त्म तो करना ही है, बेरोज़गारी को तो ख़त्म करना ही है, हमें जो हेल्थ एपिडेमिक्स हैं उसको तो टैकल करना ही है, लेकिन लीडरशिप के मन में, इकोनॉमिक प्लानर्स के मन में कोई डेडलाइन ना हो इन सब चीज़ों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर कैसे लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, इसके लिए कोई लीडरशिप रश में ना हो, तेज़ी के साथ काम ना करे, डेडलाइन लेकर काम ना करे, तो कभी भी प्रोग्रेस मिल सकेगी क्या? नहीं होगा ऐसा, है ना। और अल्टीमेटली वो सफ़र कौन करेगा? जनता। तो जो गोल्स थे या गोल्स जो होते हैं इस ज़माने में 5 ईयर प्लान्स के, तो वो जनरली देखा गया इकोनॉमिक प्लानर्स ने और लीडरशिप ने हमारे जो रखे वो थे मेजरली 4 गोल्स। मतलब हर 5 ईयर प्लान के अंदर आपको 4 चीज़ों पे तो फोकस होता हुआ दिखेगा ही। एक ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस और चौथा इक्विटी। आराम से एक एक को समझेंगे अभी हम। लेकिन राइटर आपको ये भी कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं था कि ऑल प्लान्स हैव बीन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑल प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स, कि हर 5 ईयर प्लान ने इक्वल तरीके से ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी को इंपॉर्टेंस दी। मान लो कि 5 ईयर प्लान है, उसने इन चारों गोल्स को देखा कि हम इस 5 ईयर प्लान में ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी को डालेंगे अलग अलग चीज़ों को अचीव करने के लिए, अलग गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर 5 ईयर प्लान के अंदर अगर 100% का टारगेट है, पोर्टफोलियो है अचीव करने का 5 साल के अंदर, एक टाइम फ्रेम है, तो 25% फोकस ग्रोथ पे, 25% फोकस मॉडर्नाइजेशन पे, 25% फोकस सेल्फ रिलायंस पे, 25% फोकस इक्विटी पे। ऐसा नहीं था और ऐसा किसी भी प्लान के साथ नहीं था। यस, चीज़ें ऐसी होती थी कि चारों ये चीज़ें हर एक 5 ईयर प्लान में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर सेकंड 5 ईयर प्लान मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कर रहा है, तो वो मॉडर्नाइजेशन पे 90% फोकस कर रहा है, बाकी 10% उसका जो फोकस है वो एलोकेटेड है ऑन ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। फोर्थ 5 ईयर प्लान अगर इक्विटी पे 80% फोकस कर रहा है, तो बाकी 20% उसका फोकस ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर है। ये कह रहा है राइटर आपसे, ठीक है। तो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance. लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हर एक प्लान में चॉइस रखी गई कि कौन से गोल को मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन प्लानर्स ने यह भी इंश्योर करा कि जितना पॉसिबल हो सके जो पॉलिसीज़ हो इन प्लान्स के अंदर, वो इन 4 गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। यानी कि जो प्लानर्स हैं, इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, या 5 ईयर प्लान को जो फॉर्मुलेट करेंगे, जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, वो कभी भी कोई भी ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो इन 4 गोल्स के पिलर के ढांचे को बिगाड़ के रख दे, तहस नहस करके रख दे। हर 5 ईयर प्लान में, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो हमें 5 साल के अंदर अचीव करनी है, हर 5 ईयर प्लान के अंदर ये फोकस करा गया कि इन गोल्स के ऊपर तो फोकस होना ही चाहिए।
ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। और इस टॉपिक को और इस पेज को, मतलब ये जो जब तक ये 4 गोल्स हम डिस्कस करेंगे, इन 2-3 पेजेस को मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में ऐसा कोई सोर्स नहीं है प्रीलिम्स या मेंस ओरिएंटेड या फिर कोई और बाजार में आने वाली कोई बुक नहीं है ऐसी, नितिन सिंघानिया वगैरह, जहाँ पर आपको इतने ईजी लैंग्वेज में और इन चारों गोल्स के बारे में बता रखा हो कि ओवरऑल 5 ईयर प्लान के 4 गोल्स क्या थे। तो ये आपको हेल्प कर सकता है मेंस की आंसर राइटिंग में एक एनरिचमेंट देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप फ़र्क समझते हो या कोई फ़र्क होता है आपकी नज़रों में? ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई फ़र्क होता है? क्या होता है ग्रोथ और क्या होती है डेवलपमेंट? बताओ फायका, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? सोसाइटी या कंट्री की? अच्छा, नहीं ये नहीं होता फायका, कुछ और, कोई और कुछ बताओ। अच्छा, ठीक है, नहीं ये भी नहीं होता वैसे। हाँ बताओ। नहीं ये भी नहीं होता। निर्वैर आप बताओ। पता है निर्वैर, सुना है ये टर्म? मयूर आपको पता है? अच्छा, कोई नहीं। प्राची नहीं पता? देखो, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की या इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इसके अंदर जर्नली हमारा जो फोकस होता है वो होता है ऑन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली कैसा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म डेवलपमेंट की, तो वहां पर अगर डेवलपमेंट ये है, डेवलपमेंट एक होलिस्टिक चीज होती है, उसका छोटा सा पार्ट ग्रोथ होता है। अगर ये डेवलपमेंट है तो बड़ा गोला डेवलपमेंट है, छोटा गोला ग्रोथ है। डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की तो बात होती है, लेकिन हम उसको ये बोलते हैं फिजिकली, रोड, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें तो इकोनॉमी में देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन दूसरे डायमेंशंस पर भी फोकस करा जा रहा है जनता के, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके। और उसके लिए ये टर्म होती है इंडियन सोसाइटी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर वो चीज़, हर वो कंडीशंस होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाएं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कराएं, उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दें। ठीक है, और एक कंफर्टेबल लाइफ वो अपनी बना सके, इसके लिए फेयर टर्म्स पे अपॉर्चुनिटी दे। कुल मिलाकर एक कंडीशन देश में बन सके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। डिफरेंस समझ में आया? बताओ। हाँ, ग्रोथ एक्चुअली, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हम जब बोलते हैं ना, तो निर्भर उसका लेना देना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पर है, तो यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर कम्युनिकेशन आ रहा है, टेली कम्युनिकेशन आ रहा है, रेलवेज आ रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है,
रोडवेज बन रहे हैं, ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा सब लोगों को मिल सकेगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। जब ऐसी फिजिकल ग्रोथ अगर देश की अगर हो रही है तो लोगों की सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हो रही हो साइमल्टेनियसली, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रिच और पुअर का जो गैप है वो ब्रिज हो रहा हो, वो कम हो रहा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। उसके लिए बीच में कंसेप्ट आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा जब सबको ना मिल सके तब एक टर्म आता है डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप मतलब ऐसा कह सकते हो उसको, वैसे हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर सोशल डायमेंशन भी होती है। क्लियर हो गया है सब लोगों को? बताओ, ठीक है। तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी। ग्रोथ क्या होता है कि देश अपनी क्षमता बढ़ाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों एक देश को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है? हाँ, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो। इसका एक सिंपल सा आंसर दे दो। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स, सीबी सचदेवा वगैरह या नितिन सिंघानिया सब कुछ पढ़ तो रखा ही है। डिमांड और सप्लाई ताकि मैच कर सके। सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी बर्थ लेती है बताओ? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कहते हैं ना हम इसको, मुस्कान फायका, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है। उस डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो। ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसमें एक चीज और आती है कि बात यहां पर सिर्फ ज्यादा की नहीं होती है, बात यहां पर ही होती है। एक लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। नेशनल इनकम के चैप्टर में भी बताया था और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था। इकोनॉमी का कोई भी रिसोर्स अपनी चरम सीमा पर काम कर रहा हो और वो फुल एंड एफिशिएंट तरीके से एम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉयड होने का यहां पर यह मतलब होता है, ये नहीं कि उसके पास जॉब हो, हर रिसोर्स के पास थोड़ी ना जॉब होती है। इस लाइन का मतलब ये होता है फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज या फिर फुल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। कि कोई भी रिसोर्स जो हो देश का, चाहे वो इंसान हो, ह्यूमन रिसोर्स, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई एरिया, कोई सोसाइटी हो, वहां पर हमेशा कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही हो, वो लैंड आइडल ना पड़ा हो, जनता खाली ना बैठी हो घर पर, ऐसा ना हो कि उनके पास जॉब ना हो और वो उनके अंदर कैपेबिलिटी है इकोनॉमी का पहिया घुमाने के लिए, और किसी एक एग्रीकल्चर लैंड पर एक बोरी एक्स्ट्रा गेहूं चावल प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो वो लैंड आइडल पड़ रखा हो, अगर उसके अंदर क्षमता है, फर्टिलिटी है, तो हम ये मानते हैं कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुल एंड एफिशिएंट तरीके से एम्प्लॉय होने चाहिए, डिप्लॉय होनी चाहिए, राइट। और इसको हम कौन से कर्व से डिनोट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? शाबाश मयूर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, या जिसको हम लोग दूसरे नाम से किससे जानते हैं, पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और फायका, आपने एक चीज भी सुनी होगी मेरे लेक्चर्स में, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर होता है, मतलब पीपीसी पर लाई करता है, उसके ऊपर नहीं, पीपीसी पर लाई करता है, तो वो क्या दिखाता है कि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंट तरीके से यूज हो रहे हैं। अगर मैं ये बना दूं फायका कि जो ये पीपीसी है, ये है, एक सेकंड रुकना, पहले ये अपनी हो गई वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस, और ये मैं बना रहा हूं एक पीपीसी। इस पीपीसी के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, अगर फायका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं,
मतलब रिसोर्सेज जो है वो फुल तरीके से एम्प्लॉयड हैं, और हाँ प्रोडक्शन सही तरीके से हो रही है, सही तरीके से हो रही है। और वहीं पर अगर मैं जस्ट अ मिनट, वहीं पर अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं जहां पर मैं ये दिखा रहा हूं, पीपीसी अगर ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट कर गया तो ये क्या, ये क्या शो करता है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। ये क्या शो करता है? ओवर यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस। ये इम्पॉसिबल नहीं होता, ये एक शॉर्ट टर्म का फिनोमेना होता है। इकोनॉमी प्रोडक्शन को फायदा एक हद से ज्यादा नहीं खींच पाएगा प्राची लंबे समय तक। अगर गुड्स इकोनॉमी के अंदर 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके पास, और बहुत सालों से हो रहे हैं, तो उसके पास क्षमता ये है कि वो 100 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। गुंजन अपना माइक बंद करो। तो उसके पास 100 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, बड़े टाइम से। अब अगर वो कोशिश करे कि वो 200 प्रोड्यूस करे, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो चल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। और कोई भी पॉइंट अगर जो पीपीसी के नीचे होता है, जैसे ब्लू लाइन हमारी पीपीसी अगर उसके नीचे हो, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आइडल कंडीशन क्या होती है? इकोनॉमी को प्रयास क्या करना चाहिए कि वो कहां पर रहे? नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट थोड़ी ना यहाँ पर, यहाँ कहां पर रहे वो? पीपीसी के ऊपर सारे रिसोर्सेज फुल और एफिशिएंट तरीके से यूज हो, राइट? तो इट इंप्लाइज, ये समझ गए कि आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों, मतलब क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करा जाएगा, है ना? और हमें उसको इंक्रीज भी करना है, कंट्री की कैपेसिटी को, कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करे जाएं। प्रोड्यूस करने के पीछे दो टेक्निक हो सकती हैं। कौन सी दो टेक्निक हो सकती हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करवाने के पीछे दो टेक्निक हो सकती है। कौन सी दो टेक्निक हो सकती हैं? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इस जमाने की रिक्वायरमेंट क्या थी? लेबर इंटेंसिव। तो इट इंप्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। तो यानी कि अगर हमें ये कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है कि वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, तो व्हाट वी नीडेड एट दैट टाइम वाज लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, या फिर कुछ ज़्यादा सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इन सबको क्रिएट करना, या फिर एफिशिएंसी को इंप्रूव करना प्रोडक्टिव कैपिटल की सर्विसेज की। कुल मिलाकर हम कोई भी हथकंडा अपनाएं, साम दाम दंड भेद अपनाकर, कैसे ना कैसे कर कर हम गुड्स को और सर्विसेज को, अब उसके अंदर कैपिटल गुड्स भी आ सकते हैं, कुल मिलाकर गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर सर्विस को इंक्रीज करने की बात करी गई, जो सोचा गया कि जब देश आज़ाद हुआ तो किस तरह की सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट है, तो फोकस करा गया, सोचा गया कि हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में फोकस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग जैसी सर्विसेज पर, ठीक है। तो अगर हमें देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो एक अच्छा इंडिकेटर जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स वो होता है, अगर हमें इसको देखना है, जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का। यानी कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो देश के सामने इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, वरना नहीं आ रही है। ये एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का। क्या माना जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है?
जीडीपी मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। हम लोग टाइम फ्रेम कौन सा लेते हैं? वन पर्टिकुलर ईयर, है ना। टाइम फ्रेम लेते हैं हम लोग एक साल। और जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने फाइनल वर्ड यूज क्यों करा? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो सके। और इनके अपोजिट कौन सा वर्ड होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अपोजिट, मतलब फाइनल वर्ड के इंटरमीडिएट। हम लोग इंटरमीडिएट या फाइनल दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। गुड। तो जीडीपी जो है, जस्ट अ मिनट, जो जीडीपी है वो एक तरीके से एक केक है, एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक। मैं अक्सर एक लाइन यूज करता हूं ना आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में, केक कटेगा सब में बटेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो जो केक है वो जीडीपी है, और अगर ग्रोथ अगर हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब जो केक का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सबको अब लार्जर साइज का केक का स्लाइस या फिर पेस्ट्री मिलेगी। अगर केक बड़ा है, ज़्यादा लोग उसको एंजॉय कर सकेंगे, तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू एंजॉय अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ, ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने कहा था अपने इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट में। अब एक देश की जो जीडीपी होती है वो अलग अलग सेक्टर से डिराइव होती है ना। आपको भी पता है हर एक इकोनॉमी के अंदर मेजरली 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, या जिसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हो, सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हो, और टर्शरी सेक्टर जिसको आप सर्विस सेक्टर कहते हो। सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं? उस जमाने में भी थे, आज भी हैं, हाँ, प्राइमरी सेक्टर। और जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा करना क्या चाहिए वैसे? बोलो, ऐसा बोलो निर्भय कि सर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे तो ये ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है। और क्यों है ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर? क्योंकि ये दिखाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, एज वेल एज लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स, हर एक सेक्टर जो जितना कंट्रीब्यूशन करता है। आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, यहां पर वो पाई चार्ट गिवन है क्या? एक मिनट, नहीं यहां पर, एक मिनट, रुको 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 एक मिनट। आपने अक्सर एक ये पाई चार्ट देखा होगा, और इसमें अगर हम ऐसे बना दें, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, ये टर्शरी सेक्टर, ये कुछ परसेंटेज यहाँ पर है लोग, कुछ परसेंटेज इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर, लोग नहीं मतलब जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर, और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर। जब कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर? प्राइमरी सेक्टर कितना कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है, और टर्शरी सेक्टर कितना कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं, इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। ये टर्म आज आपके लिए नहीं है, आप इसको जान जाओ। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी की, यानी कि हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली कितना है। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ ले कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बताओ, तो समझ जाना जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको
आंकड़ा दो प्रॉपर तरीके से कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना जीडीपी में करंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है और सर्विस सेक्टर कितना कर रहा है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पर उनका जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर। अब पॉइंट ये होता है, जैसा कि मैंने आपको आईआर के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया था और इवन नितिन सिंघानिया में इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाया था, एक कंट्री जो एलडीसी के लेवल पर होती है, लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस पर होती है, तो श्रेया वहाँ पर जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा होता है ऐसी कंट्री के अंदर? कौन सा सेक्टर होता है? सॉरी, एग्रीकल्चर। जब वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री बन जाती है श्रेया, तब जो है कौन सा सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है वहाँ पर? सेकेंडरी। ठीक है। और जब कोई कंट्री डेवलप कंट्री बन जाती है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिर कौन से सेक्टर के अंदर आ जाते हैं? सर्विस सेक्टर। ये चीज़ एक बात मैं बता दूँ, यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री एलडीसी से डेवलपिंग से डेवलप्ड अगर इस लेवल पर, इस सीढ़ियों पर, इस स्टेयर के इस पर चढ़ रही है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पाथ पर, तो वहाँ पर अल्टीमेटली आप उसके बीच में मतलब क्या कहते हैं डिस्कशन मत करो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा कि सर्विस सेक्टर होगा, वो उनमें से कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटर होगा जीडीपी के अंदर, वो तो चलो ठीक है, उसको उस डिबेट को सेट हटाओ, लेकिन वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, वो नहीं मेजर कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर लोग नहीं, देश के अंदर मेजर जो सेक्टर है वो अगर एग्रीकल्चर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। इतनी शिक्षा उस देश में नहीं है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी इम्प्रूव नहीं है, उस देश ने ऐसी व्यवस्था क्रिएट ही नहीं करी, या फिर वो देश फेल कर गया ऐसी नींव बिछाने के लिए, ऐसा ग्राउंड बिछाने के लिए लोगों के लिए, जहाँ पर वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप कर सकें, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ऐसे देश से मिसिंग होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हम उसका आपको चीज़ पूछ रहे थे, क्लियर हो गया अब? वैसे ये हाँ गुंजन आप बताओ, कुछ चीज़ पूछ रहे थे, आप बताओ। ऐसा नहीं होता, देखो आप उस डिबेट में अभी मत जाओ, जितना मैं बोल रहा हूँ अभी आप उतना मानो, ऐसा हमेशा नहीं होता, वो एकदम से नहीं आती है मशीन, ज़रूरी नहीं होता, देश को जैसे रिक्वायरमेंट ये होती है, और आप ये कह रहे हो कि मशीन आएंगी तो उससे क्या होगा, मतलब रोज़गार कम होगा? हाँ हाँ, तो मतलब वो रोज़गार कम हो जाएगा ना। हाँ, चाइना ने इस चीज़ को गलत प्रूफ करके दिखा दिया। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं है, अभी उस डिबेट में मत जाओ, वही ना थोड़ा सा भी टेक्निकल है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके उस तक मैं पढ़ाऊँगा। हर एक चीज़ के देखो अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, हम फिक्स चीज़ में ये नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना का ये मानना रहता है, चाइना जैसे देशों का, देखो प्रभाव तो पड़ेगा पक्का, इंडस्ट्रीज़ अगर आ रही हैं तो रोज़गार के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। मैं अगर मान लो कि जैसे घर में काम वाली आती है, ठीक है, और हम सब महीने के 1200, 1500, 3000 रुपये जो भी उनको देते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने की, अगर बात करें कि आप बर्तन खुद धो लेते हो और झाड़ू पोछा करवाते हो, तो आप ऐसे 1500-1500 रुपये, 1000-1000 रुपये देकर, 1000 मान लेते हैं एक राउंड फिगर में, तो साल में आप 12,000 रुपये खर्च कर रहे हो, और पूरी लाइफ में आप कम से कम लाखों रुपए मतलब जो है इस पे लगा चुके हो। ठीक है, तो अगर मैं एक मान लो कि एक इलेक्ट्रिक मॉप जो है वो ऑर्डर करवाऊँ, जो कि 14,000 का हो, 28,000 का हो, या फिर ये 15,000 वाला, ये क्या करता है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड वाले भी आ गए, 30,000 के, 45,000 के, 60,000 वाला, आपने एक बार कुल मिलाकर मान लेते हैं 50,000 से लाख रुपए इस पर इन्वेस्ट करें, ठीक है,
15,999 का है। मान लेते हैं एक बार के लिए कि आपने क्या करा कि इसको 3 मंगा लिया अलग अलग कमरे के लिए। आपको बहुत जल्दबाजी रहती है कि सुबह ऑफिस निकलना है, वो निकलना है। कुल मिलाकर आपने मतलब लाख रुपए लगा दिए इस पर। अब ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आपने देखा इतने तो काम वाली वगैरह के भी जा रहे थे मेरे, ठीक है, बार बार थोड़ा 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 करके वो पता नहीं लगते हैं। एक बार आपने ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। वॉइस कमांड, वॉइस कंट्रोल से चलता है। आप इसको जहाँ भेजना चाहोगे, जिस कोने में पोछा लगवाना चाहोगे, ये पूरी डस्ट वगैरह पहले तो इकट्ठी करके झाड़ू लगा देगा। उसके बाद आप इसमें हल्का सा मतलब मान लो कि उसकी जो हैंड वॉश होता है उसकी बूंद डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल दो इसके अंदर। और ये नीचे इसका एक जो बेस होता है, जैसे ये जो पोंछे की जो लेयर्स होती हैं ये धुल जाती हैं, ये रिप्लेस हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। आप ऐसा वो कर दो और वो चीज़ें फिर साफ़ होने लगेंगी, साफ़ होने लग जाएगा आपका घर। क्योंकि काम वाली भी ये करेगी, आपको लगेगा कि वो भी तो हर कुछ महीनों के अंदर बोलती है कि हमारी मम्मियों से कि दीदी नई झाड़ू ला दो, या फिर पोछे की रिक्वायरमेंट है तो वो खुद थोड़ी ना खरीद कर लाती है, इसके लिए भी तो आपको लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने वन टाइम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करा और आपने काम वाली के हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के पैसे बचा लिए। तो अब अगर ऐसा हर कोई घर में अगर कोई अफोर्ड करने लगे, तो अब जो काम वालियों को जो घर में जो जगह मिल रही है काम करने के लिए, उनको जो उससे रोज़गार मिल रहा है वो जाने लग जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक छोटा सा घरेलू एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जहाँ से शुरुआत हो सकती है लोगों के जॉब छीनने की, ठीक है। लेकिन गुंजन अब ये भी हो सकता है, अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या होता है, आपने अक्सर पिक्चरों वगैरह में देखा होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में अगर लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो डस्टिंग वगैरह करने के लिए वहाँ पर लोग ना झाड़ू सच ऐसे नहीं लगाते कि ब्रूम स्टिक आ रही हो। आपने देखा होगा वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि हमारे हेयर ड्रायर की तरह चलता है। तो वो सारी धूल वगैरह सोफे वगैरह से खींच लेता है ना। ऐसे बड़े अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर। तो उसको चलाने के लिए भी हमें नीड होती है इंसान की, ठीक है। बड़े बड़े जो घर हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बंगलो हैं, अब उसमें 4-5 काम वाले अगर काम भी करें तब भी वो पर्याप्त नहीं है। तो मालिक या मालकिन अगर ऐसी किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर दे अपना पैसा, लाख 1.5 लाख रुपए, और काम वाली फिर भी रखे रहे एक या दो, कि तुम संभाल लेना ग्राउंड फ्लोर को, तुम फर्स्ट फ्लोर को, तुम सेकंड फ्लोर को, और सब लोग अपने अपने फ्लोर पे एक एक ले जाओ। तो वो अच्छे से ऑपरेट कर कर उसको वॉइस कमांड देकर वो काम वालियाँ वो पोछा लगवा लेंगी हर जगह इससे। तो ये दूसरा केस मैंने गुंजन क्या बताया, यहाँ पर जॉब गई भी नहीं और टेक्नोलॉजी भी साथ दे रही है। चाइना इस दूसरी वाली अप्रोच को लेकर साथ चल रहा है। क्लियर हुआ ये सब आप लोगों को? क्या? पर आप तो ये बोल रहे थे ना कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी आएगी, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे करके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तब वो ऐसा मॉप रखेंगे ना। ये मॉप तो 10 साल से अमेजन पे मिल रहा है, कोई नहीं मंगवाता। आप में से कितनों के घर पे ये वाला इलेक्ट्रिक मॉप? प्रमोट की बात नहीं होती है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है। एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है, प्रमोशन की कोई बात ही नहीं होती है। जिन लोगों के पास अब जैसे कभी भी निर्वैल रोल्स रॉयस या इसका कोई ऐड देखा कभी आपने जिंदगी में? कभी प्रमोट नहीं करता। आपके पास 3 करोड़ हो तो ही तो ले पाओगे ना रोल्स रॉयस, बिना उसके कैसे ले लोगे? एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है। अब कुछ लोग भाई सिगरेट नहीं पीते 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, वो सिगार पीते हैं हज़ारों रुपए वाली। वो अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि उसको दिन रात। कुछ लोग देसी ठर्रा पीते हैं 20 रुपए वाला पौआ, और कुछ लोग 2-2 लाख की बोतल पीते हैं विस्की की, ठीक है। तो पहले हम गोल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इन बॉक्सेस पर आते हैं ज़रा। तो पहला तो हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सबको समझ में आया पहला गोल 5 ईयर प्लान का? क्लियर हुआ? तो फिर जो है दूसरा जो गोल है वो है मॉडर्नाइजेशन। अब जो गुंजन आप बात कर रहे थे ना निर्भय, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो इस एस्पेक्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे से फिट होगा, मॉडर्नाइजेशन। जिसमें हम चाहे एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें,
या फिर गुंजन अवेयरनेस की बात करें, वो दोनों बातें यहाँ पर फिट बैठती हैं। एक कंट्री जब मॉडर्निटी के पाथ पर आगे बढ़ती है या मॉडर्नाइजेशन का आउटलुक सोसाइटी में आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि प्राची क्या होता है मॉडर्नाइजेशन, या मॉडर्न बनना क्या होता है, और एक इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में ये चीज़ कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे रिलेट करोगे? नई टेक्नोलॉजी का मतलब एडॉप्शन, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। और उससे आप मॉडर्न हो जाओगे। अच्छा, जैसे जैसी टेक्नोलॉजी मतलब नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, यूज़ भी कर लिया, आप खरीद के भी लिया, उससे आप मॉडर्न हो जाओगे। तो मॉडर्नाइजेशन इसका मतलब फिर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, सोसाइटल लेवल पर भी चेंजेस आने चाहिए, राइट? है ना? क्लोथिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से, फुटवेयर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। हाँ पाएगा, कुछ वैल्यू एडिशन देना चाह रहे हो? गुड। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत गहरा प्रभाव है मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट एक्चुअली बोलना चाह रहा था। मैं समझ गया फाइका, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि हमेशा मॉडर्नाइजेशन एक चीज़ अच्छी नहीं होती है, और एक्सेप्ट उसको करा भी जाए कि नहीं करा जाए, ये भी एक डिबेटेबल है। भाई हमारे देश का भी तो मयूर खुद का एक कल्चर है। वेस्ट के कंपैरिजन में अगर उसको देखें तो वेस्ट हमें कहेगा ना कि हम गवार हैं या फिर बारबेरियन है, लेकिन वो तो हमारी पहचान है ना। शिंजो आबे जब इंडिया आए थे, याद है क्या क्या कर गए थे? तुम क्या करोगे बुलेट ट्रेन का, 2 घंटे तो तुम्हें पूजा पाठ में लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर एक एरोप्लेन भी घर के बाहर आके खड़ा हो, उसको चलाने से पहले हम क्या करेंगे? तिलक लगाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? पूजा करेंगे उसकी। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके के डायमेंशन दे रहा हूँ, सिर्फ वो नहीं जो यहाँ पर किताबी ज्ञान लिख रखा है। बिकॉज अगर क्रिटिकली एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आप लोगों के साथ दिक्कत ये आएगी, ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आपको उसके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट सोचने पड़ेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन बेसिकली है किस बारे में, किस चीज़ के बारे में? कि कंट्री अगर एक मॉडर्निटी की पाथ पर है, तो सबसे पहले तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है वो कंट्री। फिर सोसाइटल लेवल पर भी चेंजेस आ रहे हैं। अब मॉडर्निटी की वजह से अच्छे चेंजेस भी आते हैं, जैसे गुंजन ने बोला कि अब विमेन ड्राइवर भी होती हैं, ठीक है, तो अच्छे चेंजेस भी आते हैं। लेकिन कभी कभार ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों को दिक्कत भी होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना या ओवर पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का होना किसी भी देश में, जिसकी वजह से लोगों की रोज़मर्रा की रोटी छिन जाना, जो कि बिल्कुल छोटे और नीचे तबके के जो लोग हैं, और जो इतना नहीं विकास कर पाए, इतना जीवन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, इतना नहीं जान पाए कि टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट करती है या फिर क्या चीज़ कैसे चलती है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्राची कोई डाउट है? 1 मिनट में मैं आपको बता एड्रेस कर रहा हूँ, ज़रा रुको। अगर आजकल का जो ज़माना है, और लोग अगर जैसे रोज़गार का एक अवसर ढूंढ रहे हैं, और कोई पर्सन आज के समय में ये कहे कि हम टेक्नोलॉजी से या फिर डिजिटल चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, फासला बनाकर चल रहे हैं, तो क्या वो पर्सन, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, बहुत ज़्यादा वो अमीर होगा? नहीं ना, ये वास्तविकता है ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। हम वो सारी चीज़ें जानते हैं निर्वैर के अच्छी चीज़ नहीं है स्क्रीन के ऊपर टाइम टाइम बिताना, है ना, ये टेक्नोलॉजी बेकार है, सब चीज़ हम जानते हैं, फ़ोन चलाना ठीक नहीं है, इसको दूर रखना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर रोटी कमाने के बियॉन्ड, सिर्फ अगर 2 वक्त की रोटी नहीं खानी, उसके बियॉन्ड एक कंफर्टेबल लाइफ बितानी है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? है ना? आपको अगर अपने गुड्स को प्रमोट करना है, तो आप वो घर घर जाके तो आप बेचोगे नहीं आज के ज़माने में, आप उसको ऑनलाइन ही प्रमोट करोगे, ठीक है? अब आप में से कोई भी पर्सन ऐसा तो था नहीं कि जिसके मैं घर घर जाकर पोस्टर लगवा कर आया हूँ कि ट्रू IAS PCS का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आ जाओ। दिल्ली वाले आप में से हैं कितने? हम जो कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से, फायका कहाँ कश्मीर बैठी है, श्रेया कहाँ पंजाब बैठी है, निर्भर कहाँ पंजाब में बैठा हुआ है, तो
वो सब टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो वो फासले दूर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये चीज़। ठीक है, हाँ प्राची तुम कुछ डाउट पूछ रहे थे, बताओ। क्लोथिंग मॉडर्नाइजेशन से ऐसे रिलेटेड है, मैंने अभी जब से इनिशियल मतलब इस चैप्टर में भी बताया था। मैंने एक सवाल नहीं पूछा था कि अगर आपको बोला जाए कि भाई आप बाटा की चप्पल पहनोगे कि प्यूमा की चप्पल पहनोगे, है ना, या फिर आप ट्रेडिशनल खादी कुर्ता पहनोगे या फिर जो वेस्टर्न ड्रेसेस है वो पहनोगे, तो अगर मान लो कि आप एक इंडियन अटायर पहनते हो, सलवार कुर्ता, इसमें कोई बुरी बात है क्या? लेकिन हमारी फेयरवेल की प्राची आफ्टर पार्टी है किसी एक बहुत बढ़िया नोएडा नोएडा के क्लब में, और अपन दोनों जा रहे हैं वहां पर, वो पहन के चलोगे? मैं तो नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें अपने साथ। रोड से किसी बंदी को पकड़ लूंगा, तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा लेकिन अपने साथ। अब बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जो भी कोई आपके साथ पर्सन होगा वो आपको इसी पर्सपेक्टिव से देखेगा। सही और गलत की डिबेट नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर डिबेट है मॉडर्नाइजेशन की। इसमें एक वैल्यू एडिशन में ये ऐड करना चाहूँगा, ऐसा हुआ क्यों, मैंने इंडियन सोसाइटी के अंदर ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी आपको। हम ना एक, मयूर याद है वो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं इंडियन सोसाइटी, ना वो प्रॉपर तरीके से पुरानी ट्रेडिशनल हो पा रही है, और ना जो हम हमारे ऊपर जो कीड़ा लगा हुआ है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, वेस्ट के कल्चर को अडॉप्ट करने का, नाम पूरी तरीके से वेस्टर्न हो पा रहे हैं। पूरी तरीके से वेस्टर्न क्यों नहीं, आप बात करते हो, ये सब कुछ मॉडर्नाइजेशन के एस्पेक्ट के अंदर ही है, ठीक है, तो ये सारी डिबेट एंड डिस्कशन हमारी इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हो अपनी इंडिविजुअल राइट्स की, लिबर्टी की, फ्रीडम की, उस फ्रीडम के चलते बुजुर्ग लोगों का ये कहना है कि आज की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा नंगापन आ चुका है, उनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, और जो जैसे कल्चर प्रमोट होना, लाइक लोग जो यूथ हैं, बच्चे ड्रग्स यूज़ करते हैं पार्टीज़ के अंदर छोटी उम्र से, उनका जो अल्कोहल और सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो शुरू हो जाना, ठीक है, और उनको कूल बनने के लिए यंग एज से रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होने का कीड़ा होना, अर्ली एज में सेक्स कर लेना, ये सब जो जितनी चीज़ें, ये वेस्ट की हवा है जो कि इंडियन यूथ को लगने लगी है। अब हमारा जो परंपरागत से जो पुराना जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उसमें हम ऐसी वैल्यूज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो ऐसी वैल्यूज़ को आज तक होल्ड करके रखा हुआ है भारत की सोसाइटी के, आज की भारत की सोसाइटी के हिसाब से, वो पर्सन बोरिंग है, वो पर्सन पिछड़ा हुआ है, वो पर्सन ने लाइफ में कोई मज़े ही नहीं करे, और वो पर्सन ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है ना। तो हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल ही आया, ग्लोबलाइजेशन ने ही ये वाली चीज़ क्रिएट कर रखी है। आज के समय में अगर आप किसी के हाथ में अगर आईफोन देखो तो आपको लगेगा हाँ यार, इस पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है कि अगर आईफोन अगर ये लेकर चल रहा है तो। आईफोन का एस सच फायका देखो, फायका आपके पास है, श्रेय आपके पास है, और आप में से एक दो लोगों के पास और होगा। आईफोन का एस सच कोई बहुत बड़ा यूज़ केस नहीं है फायका, मानते होगे आप इस चीज़ को। मैंने उस दिन फायका आपको मून की फ़ोटो भेजी थी, है ना, 100x जूम करके, पूरा अंदर तक दिखाया था ना, चंद्रमा के अंदर इंसान भी चल रहा था उस दिन रात को, है ना। ये आईफोन फोटो खींच पाएगा ये वाली? नहीं ना। मून के अंदर तक 100x जूम का फीचर नहीं है आईफोन में, हाँ सर। और एज सच जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की कि आईफोन बहुत सिक्योर है, कुछ भी है, एक मतलब एक तो वो तो एक मार्केटिंग का एक एजेंडा होता है ना। iOS हैक नहीं होता क्या कभी? कोई केस नहीं आया दुनिया में ऐसा कि iOS हैक हो रहे हैं। अभी रिसेंट की, अभी कुछ महीनों पहले की बात है, चाइनीज कंपनीज के पास पूरा डेटा चला गया था, एंड्रॉयड का भी और iOS डिवाइसेस का भी। पता है ये वाली बात आपको? वो रैंडम मैसेज भेज रहे थे और एक लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आपके बैंक के सारे पैसे उड़ जाते थे, सुना होगा आपने ये। तो मॉडर्नाइजेशन का जो ये ट्रेंड है, सॉरी जैसा कि फाइका ने बोला, रिवर्स करता हूँ उस बात को, ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है, इसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। मैंने इसका एक बहुत एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया था,
श्रेया वो याद है मैंने एक क्रैक मूवी का और उसका वो विद्युत जामवाल का और उसका वो ट्रेलर दिखाया था आपको, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसने नोज रिंग पहनी हुई है उस एक्टर ने, सनम तेरी कसम वाले हीरो ने, और विद्युत जामवाल ने नेल पॉलिश लगाई हुई है। ये हमारा ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है क्या? निर्वैर इंटरव्यू रूम में जाओगे तो नेल पॉलिश लगा के जाओगे, या मयूर नोज रिंग पहन के जाओगे? वो इन्फ्लुएंस आ ही रहा है ना वहां से, यही तो कैरियर का, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस ही तो वेस्ट से आ रहा है। अपने आप थोड़ी ना बैठे बैठे लोगों ने सोचा चला आज नील पॉलिश लगाता हूँ, मेरी मम्मी भी लगाती है, मेरी बंदी भी लगाती है, मैं भी लगा के निकलूंगा आज तो। हाँ मैं वही है वो चीज़ दिया आज नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से मतलब बेसिकली प्रमोट हो रही है। श्रेया एक छोटी सी फोटो याद है वो 8th क्लास की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी में, वो लिप्टन टी को जब इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट करा था कि लिप्टन टी इज मेंट फॉर द पॉश पीपल, और उसको बहुत अमीर लोग, और जो वो घोड़े पे बैठ के एक वो क्या कहते हैं उसको, नाइट नहीं, वो लॉर्ड्स जो होते थे, मतलब इनके यहाँ जो इनके लॉर्ड्स कहते हैं ना उन लोगों को, जो अमीर लोग और जो राजा रानी के बेटे और रिश्तेदार जो होते हैं वो पीते थे, है ना? तो वो जो प्रिंस, मतलब प्रिंस कह लो, जो प्रिंस वगैरह है, मतलब वो बैठ के मतलब उसके फोटो में दिखाए जाते थे घोड़े के ऊपर कि भाई वो लिप्टन टी को ऐसे प्रमोट करके, वहीं से शुरू होता है मार्केटिंग का एजेंडा पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो सारी की सारी ये जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं, सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया की फेयर एंड लवली, जिसने औरतों की स्किन की धज्जियां उड़ा रखी है लंबे समय के अंदर, पॉन्ड्स का पाउडर, ये जो सुंदर एंड गोरे लगने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाकर, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और मैंने आपको एक नया कल्चर बताया था ना जो कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में डेवलप हो रहा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, बोटॉक्स पार्टी, आई थिंक बताया था मैंने अभी आपको कल परसों, है ना? बोटॉक्स इंजेक्शन जो है वो शेयर होंगे। क्या कह रहे हो प्राची? क्या मार्केटिंग मेंटेलिटी हो गया? ये आप समझे नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन का फिनोमेना ये इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अभी तक मार्केट के अंदर थे कहाँ, ये कहीं ना कुछ चीज़ को तो प्रमोट करने आ ही रहे हैं ना। अब हर एक जो एक्ट्रेस है अपना ये ब्रांड या ब्यूटी प्रोडक्ट जो है, जो मतलब वो बहुत फेमस है, कोई ना कोई जो ब्रांड या ब्यूटी प्रोडक्ट जो चल रहा है वो किसी ना किसी एक्ट्रेस के छत्र छाया में ही काम कर रहा है। अगर आप फॉरेन प्रोडक्ट्स की बात करो तो उसको किम कार्दाशियन या काइली जेनर जो है वो प्रमोट करती हैं। मैं वो बोटॉक्स वाली जो वीडियो दूंगा उसी से मैंने ये इन्फॉर्मेशन गेन करी थी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, तब आप देखना। काइली जेनर, आप जानते हो कि काइली जेनर को, और वो और किम कार्दाशियन, ये बहुत प्रमोट करती हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अब कैटरीना कैफ का भी एक अपना खुद का ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट का। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस का है, उसके अंदर बहुत सारे नाम थे, मेरे को ये 3 ही नाम याद हैं। हाँ कॉपी कल्चर भी है, बिल्कुल है ये। हमारे यहाँ शादी की जो परंपरा होती है उसके अंदर होता है जो एक लड़की के लिए होता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशन ये होती है, जैसे हिंदू धर्म की अगर हम लोग प्रॉपर बात करें, कि वो 16 श्रृंगार जो है वो उसके तन बदन पर होता है, राइट? 16 श्रृंगार कहते हैं हम उसको। लेकिन उस 16 श्रृंगार में कोई भी चीज़ क्या वेस्टर्न होती है क्या? उसके अटायर या कपड़े से लेकर या कुछ भी चीज़ लेकर सारी देसी होती ना। लेकिन ये डेफिनेशन अब बदल रही है। कैसे बदल रही है? भारत में हिंदू लोगों की शादी की परंपरा के अंतर्गत, श्रेया आप भी जानते हो, कभी भी दुल्हन से एक्सपेक्ट करा जाता है क्या वो काला लहंगा पहने? ब्लैक लहंगा शुभ नहीं माना जाता ना शादी वाले दिन, और काली नेल पॉलिश वो लगाए नहीं ना, फर्स्ट नाइट को मंजुलिका बन जाएगी वो। अब लेकिन ये चीज़ जो है प्रमोट होने लगी कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब जब ये हम मॉडर्नाइजेशन और उसमें ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में जब हम ज़्यादा कूल बनकर इक्वालिटी और इन सब की जब डिबेट करते हैं ना कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और जितना ज़्यादा जिस लड़की का गोरा कलर उसके ऊपर उतना ही ब्लैक कलर प्यारा लगता है। तो अगर शादी वाले दिन लड़की कैसी भी हो, लेकिन पार्लर वाली ने अगर उसको गोरी चिट्टी बना दिया है, तो वो अगर ब्लैक लहंगा पहने तो वो और सुंदर लगेगी। और ब्लैक पहनने से होगा ही क्या, क्या ही हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है? शादी चलनी होगी तो वैसी चलेगी, नहीं चलनी होगी तो कैसे भी नहीं चलेगी।
इन राइट्स को क्लेम करते हुए और इस मेंटेलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अब लोग ब्लैक की तरफ भी शिफ्ट हो गए हैं शादी वाले दिन. फायका, ब्लैक कलर इज रिगार्डेड एज कूल इन मुसलमान धर्म. अच्छा कलर माना जाता है, शुभ कलर माना जाता है, अच्छी ओकेशन पे पहना भी जाता है. आप लोगों का शादी वाले दिन जब विदाई होती है तो वो जो रोजेस की माला होती है वो एक औरत के ऊपर जैसे माथे पर लगाकर फिर वो बुरखे में ही विदाई लेती है. प्रॉपर लास्ट विदाई का सिनेरियो यही होता है मुसलमान धर्म के अंदर, राइट. लेकिन हमारे अगर ऐसा तो औरत को लेकर नहीं जाएंगे. इंडोक्ट्रिनेशन मतलब समझा नहीं ये वाली टर्म, इसका मतलब क्या? अडॉप्ट कर रहे हो और अपने वाले को खो रहे हैं. ये तो सबसे बड़ी डिबेट है. अपने वाले को ही तो खो रहे हैं भाई. वो हमारा कल्चर, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है ना यार. मुझे एक बात बताओ, आप मध्य प्रदेश में अगर आप मेरे खेतों पर मेरे गांव में आओ तो भाई अब आपको कोई वेस्टर्न टॉयलेट और वो सब तो दे नहीं पाऊंगा मैं वहां पर. वो तो ज़मीन और जो आपको जो घर दिखेगा जिसमें से जो लाल ईंटें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं. अब वो गांव का जो प्रॉपर ऐसा घर होगा मेरा, जो खेतों पे जो बन रखा होगा कि स्टोर रूम जैसा वो कमरा, तो वहां पर तो वो आपको, अगर आप आए हो, अगर आप 2-4 दिन रुक रहे हो तो आपको भाई चूल्हे पे ही दाल रोटी और ये सब खाना पड़ेगा और आपको वैसे ही वो एडजस्ट करना पड़ेगा. अब उसमें गांव में सबके घर ही ऐसे होते हैं तो मैं आपको कोई एक 5 स्टार होटल या वेस्टर्न टॉयलेट या फिर एसी वाली फैसिलिटी तो दे नहीं पाऊंगा. लेकिन अगर ये मेंटेलिटी आ जाए कि नहीं यार भाई ये तो शहरी लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाना, या इसमें तो मेरी बेइज्जती होगी, ये थिंकिंग मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आती है. इसको मतलब मैं रिलेट करके ये बता रहा था कि जो हमारा जैसे कल्चर है, जैसे हम देसी परंपरा के अनुसार जो रह रहे हैं, उसको छोड़कर जब हमें अपने कल्चर पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपने लुक्स पर शर्म आने लगे, जो कि हमारे परंपरागत वो पार्ट है, तो वो चीज़ और अडॉप्ट करने के लिए हम ज़्यादा वेस्टर्न बन जाएं, तब हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन हमारे ऊपर बुरी तरीके से प्रभाव डाल रहा है. तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर होता क्या, अगर हम प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर समझे, हमने सोशल सिनेरियो भी इसका समझ लिया अच्छे से सारे एग्जाम्पल देते हुए. तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है. ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है मॉडर्नाइजेशन का. फॉर एग्जाम्पल फार्मर जो है, फार्मर अपना आउटपुट इंक्रीज करने के बारे में सोच सकता है अपने फार्मलैंड पर बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वंस. अब 1960s में हमने भी ये सोचा था ना कि लोग जो हैं वो भुखमरी से जूझ रहे हैं और अगर हमें हंगर को अगर दूर करना है तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा. अब खेत को तो हम एक्सपेंड कर नहीं सकते, स्ट्रेच कर नहीं सकते, तो हमने क्या करा था, ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग लेकर आए थे. और कौन सी ऐसे सीड्स लेकर आए थे जिससे फसल की पैदावार मल्टीपल एक्स हो जाए? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज. HYV, वेराइटी ऑफ सीड्स. तो सिंपली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग न्यू टाइप ऑफ मशीन. तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स में एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, याद रखना, ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा रहता है बिल्कुल उसको रट्टा मार लो कि आपसे कोई मॉडर्नाइजेशन कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पूछे तो आप ये कह लो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज मॉडर्नाइजेशन. ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता है. अगला पैराग्राफ आपको इस चीज़ को क्लियर कर देगा. हालांकि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसका इनिशिएटिव, किसने ये चीज़ बताई बच्चों को कि मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. सिर्फ ये नहीं है कि आपने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया, आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हो और आप कहते हो कि हम मॉडर्न हो गए. ट्रैक्टर ला कर रख दिया, टीवी ला कर रख दी, फ्रिज ला कर रख दी, जो अभी तक आपके घर पे नहीं थे और आपको हम मॉडर्न होने लगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बट इसके साथ साथ सोशल आउटलुक में भी चेंजेस आने चाहिए. अब ये सोशल आउटलुक के अंदर चेंजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हमने इसके ऊपर कर लिया है, ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. मतलब इनका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. इफ़ यू आर मॉडर्न यू विल रिकॉग्नाइज डैट कि औरतों के पास बिल्कुल सेम अधिकार होते हैं एज डेट ऑफ मैन. तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर औरतों से एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो घर के काम करने के लिए बनी हुई हैं, ठीक है, और ब्रेड विनर जो होगा वो मेल होगा.
मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, लाइक औरतें आजकल बैंक में काम करती हैं, फैक्ट्रीज में काम करती हैं, स्कूल में टीचर्स होती हैं, एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेजन इज ऑल्सो प्रॉस्परस, क्योंकि हम वो लाइन पढ़ते हैं ना, एन एजुकेटेड वुमेन एजुकेट्स हर चिल्ड्रेन, हर फैमिली, हर सोसाइटी एंड कंट्री एज अ होल। तो ये चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कि जब जब आप अपना सोशल आउटलुक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कर लेते हो, तो आप फिर अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कस्टम्स और रिचुअल्स वगैरह होते हैं, आप उसका सम्मान ना करते हुए या उसको भुलाकर आप दूसरे कंट्री के ट्रेडिशन, कस्टम्स और कल्चर को बोरो करने लग जाते हो, जो कि फिर एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं, कोई भी गाड़ी वगैरह आती है हमारे यहाँ, एरोप्लेन आता है, कुछ भी खड़ा हो जाए घर के बाहर आकर, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, हम लोग बड़े सारे ओकेशंस पर, जैसे आप लोग जानते होंगे बरगदाई की पूजा होती है, तो बरगद के पेड़ की पूजा हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग कभी भी पीपल के पेड़ को, नीम के पेड़ को, तुलसी के पेड़ को लात नहीं मारते हैं। जब भी घर में कान्हा जी को भोग लग रहा होता है, विष्णु जी को कोई भी चीज़ खाने के लिए आप दे रहे हो, अगर घर पे रूह अफ़ज़ा का शरबत भी क्यों ना चढ़ा रहे हो भगवान को, तो ऐसा माना जाता है सारे देवी देवता को वो भोग लगा दो, लेकिन अगर वो विष्णु जी तक या कृष्ण जी तक अगर उन तक जा रहा है, तो तुलसी का पत्ता उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, बिना तुलसी के पत्ते के उनको भोग नहीं लगता। अगर ये सारी हमारी वैल्यूज़, हमारी ये परंपरा है या कोई भी चीज़ है, और अगर आप मुसलमान धर्म की भी बात कर लो कि 5 टाइम की नमाज़ करना, ठीक है, और एक जो अच्छा मुसलमान होता है वो कभी भी किसी से ब्याज पर पैसे नहीं लेगा, ब्याज का पैसा नहीं खाएगा, अगर ये सारी चीज़ें हमारे देश की बहुत टाइम से अगर पहचान है, और जो ये सारे लोग अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहकर इन सब चीज़ों को एक साथ फॉलो करते हुए जिन्होंने हमारा देश बनाया, उस देश की नींव रखी, वेस्ट फॉलो करेगा क्या कभी इन सब चीज़ों को अपनी चीज़ें छोड़कर? नहीं ना, ये चीज़ है। इसकी वजह से आप ये कहोगे सर आपने रिलीजन का एग्जांपल देकर क्यों जस्टिफाई करा इस चीज़ को? हम रिलीजन की टर्म्स में तो वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रिलीजन की सेंस में इसलिए जस्टिफाई करा, आप एग्री करोगे इस बात के, अगर ऊपर आपने देखा हो, अगर आपने अपने भाई बहनों को देखा हो, या आप में से अगर जो माता पिता हैं अगर उन्होंने देखा हो, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि हमारी जनरेशन, हम भी एक जनरेशन के पार्ट हो चुके हैं, और अब जो जनरेशन आ गई है वो एक नेक्स्ट जनरेशन आ गई, तो हम एक जनरेशन, अब तो हम पीछे हो ही चुके हैं। हमारी जनरेशन के बाद अब जो जनरेशन है, क्या उसका पूजा पाठ या रिचुअल्स या परंपरा के अंदर इतना मन लगता है क्या? और अगर हम अपनी जनरेशन को छोड़कर इससे पहले वाली जनरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो उसका मन लगता था क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन का मन लगता था क्या? उनका बहुत ज़्यादा लगता था। ये चीज़ एक डिक्लाइनिंग मोड पर है, डिक्लाइनिंग मोड पर है आज के समय में। फायका अगर हम ये कहें, एक जो कोर तरीके से मुस्लिम ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स को अगर कोई मान रहा है पर्सन, या फिर मयूर अगर हम ये कहें कि कोई पर्सन एक जो भगवत गीता के जो ज्ञान है, जो निर्देश हैं श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए, अगर कोई उनको मान रहा है, तो आज के समय में फायका हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि इस जनरेशन का कोई भी लड़का या लड़की उतनी पवित्रता के साथ उसको फॉलो करें, या फिर अपने जीवन को उसी ट्रैक पर चलाएं? फिर और थोड़ा वो बोल देते हैं मुसलमान धर्म के अंतर्गत दारू पीना या सिगरेट पीना हराम है, राइट? प्रॉपर तरीके से जो कुरान में लिखा हुआ है, आई थिंक दारू लिखा हुआ है ना, दारू हराम है प्रॉपर तरीके से, लेकिन कोई मुसलमान नहीं टच करता क्या इस चीज़ को? करते हैं। हिंदू लोग जो प्रॉपर, अगर एक जो ब्राह्मण है मयूर, तो वो मांस, मच्छी, मदिरा इन सब को कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई पर्सन मिश्रा है, शर्मा है, दुबे है, प्रॉपर तरीके से ये कान कुछ ब्राह्मण अगर जो हैं, तो ये नहीं खाते हैं मुर्गा, मांस, मच्छी, सारे लोग ये पवित्र हैं, कोई अंडा वगैरह कुछ नहीं खाता है ना। मैं यहाँ पर एक डिबेट को इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये जो हम रीजंस देते हैं ना कि
अरे इससे क्या ही हो जाएगा, हम तो जिम जा रहे हैं, बॉडी बनाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है इसलिए खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम ये जो आर्ग्यूमेंट्स जो बोरो करते हैं ये वेस्ट से बोरो करते हैं हम ये आर्ग्यूमेंट्स। मयूर आपको भी पता है वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट एंडलेस डिबेट है, लेकिन नॉन वेज को कंज्यूम करने का परिणाम सिर्फ इंसानी शरीर पर नहीं पर्यावरण पर भी पड़ता है। CO2 एमिशंस हो रही हैं उससे। आप ही ने वीडियो भेजी थी हम सबको ग्रुप पे, याद है? जो ये कैटल्स वगैरह की जो बुचरिंग होती है, इनको जो काटा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द मेजर कारण है, ये मेजर कारण बन चुका है ये। ठीक है, अगला जो गोल है 5 ईयर प्लान्स का वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ सक्षमता। क्या मतलब होता है इसका? आत्मनिर्भर, हाँ खुद पे निर्भर, आत्मनिर्भर। तो क्या मतलब होता है इसका आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर? यस, हम ना एक्चुअली क्या है, हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे वो चीज़ ठीक है। सेल्फ रिलायंस के भी ना श्रेया 2 मीनिंग आए आज तक हमारे देश में। 1990 से पहले वाली श्रेया आप अकड़ तो जानते ही हो कि हम अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलेंगे नहीं, हम सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे, हम अपने सक्षम है, हमें कोई किसी की कोई नीड नहीं है। लेकिन 1990 वो था, वो भी एक सेल्फ रिलायंस था, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद श्रेया जो सेल्फ रिलायंस का जो प्रिंसिपल आया ना वो इस फॉर्म के अंदर आया, हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे और इतना बनाएंगे कि देश में उस चीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज की बचत कर लेंगे एज वेल एज एक्सपोर्ट भी करेंगे, है ना। जैसे हम सफ़र करते थे 1960 में फूड क्राइसिस से, बताया था ना श्रेया मैंने, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर उन्होंने एक नारा दिया था कि एक टाइम की ही रोटी खाओ, दूसरे टाइम की अवॉइड कर दो, किसी और का पेट भर जाएगा उस चीज़ में। और जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद 1960s के डिकेड में सब कुछ ठीक होने लगा। और आज किस परिस्थिति में हम लोग पहुंच गए? वी हैव अ ह्यूज डेडिकेटेड बफर स्टॉक, जिसमें हम अपने देश के लिए तो अनाज बचा ही लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट भी करने के लिए सक्षम है। कोविड के टाइम की एक एनालिसिस याद है जो मैंने आपको दी थी, मतलब लेक्चर्स में जब मैंने कोविड के टाइम की एक बात समझाई थी, डिबेट ये शुरू हो गई थी कि अनाज पता नहीं कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, बताया ना प्राची मैंने निर्भर। तो एक वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आंकड़ा ये दिया था कि अभी हमारे पास बफर स्टॉक कितना है कि 10 साल तक अनाज चल सकता है अगर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना भी हो तो। बताया था मैंने ये वाली बात। अब अगर उस फिगर को एग्जैजरेटेड मान भी ले, 10 अगर वो कह रहा है तो 5 मान लेते हैं, चलो 50% कर देते हैं। तो 5 साल तक अगर कोई भी इस देश में अनाज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, फिर भी 5 साल तक का अगर हमारे पास बफर स्टॉक अवेलेबल है, तो मयूर हमने मेजर महारत हासिल करी है कि नहीं करी है? इंक्रीज ऑफ बफर स्टॉक। क्यों गुंजन फायका, है ना। तो सेल्फ रिलायंस क्या है? अ नेशन कैन है, हाँ वो बाद में, एक मिनट पहले एक मिनट ये पढ़ ले पहले, एक मिनट बस। हाँ, अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। एक नेशन अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ या मॉडर्नाइजेशन को तभी प्रमोट कर सकता है। अब देखो ये क्या कह रहा है इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 प्लस पॉइंट नंबर 2। 1 मतलब जो हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, और 2 वाला ये मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, या फिर बाय यूजिंग रिसोर्सेज जो कि उसने दूसरे देशों से इंपोर्ट करो। शुरुआती दौर के जो 7 5 ईयर प्लान थे, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स, समझ गए ना इस टर्म में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऐसे करते करते जो शुरू के जो 7 5 ईयर प्लान तक जो था, दे गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। और ये जो सेल्फ रिलायंस वाली बात है, इसने इसको इंपॉर्टेंस दी। श्रेया जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला जो चैप्टर है हमारे नितिन सिंघानिया के अंदर, उसके अंदर जो लिस्टिंग गिवन है सारे 5 ईयर प्लान की, जो बॉक्सेस बन रखे हैं, हमने पढ़ा था ना, सबके अंदर मेजर बात है कि सेल्फ रिलायंस करी जाती है लगातार, है ना। ये वही चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू द सेल्फ रिलायंस, विच मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। तो इसको हम लोग कौन सी पॉलिसी कहते हैं मयूर?
अरे नहीं, मेक इन इंडिया तो अभी आया है यार। मेक इन इंडिया सुना है कभी आपने ज़माने में? जैसे वो ये कह रहा है इम्पोर्ट्स को हमें अवॉइड करना है उन गुड्स का जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं खुद, हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इसको क्या कहते हैं? पता तो है तुम लोगों को, भूल क्यों जाते हो? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में नहीं जाते हो? होम प्रोडक्शन नहीं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, सुना है इसके बारे में? तो दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। अब ये वाली लाइन जरा जस्टिफाई करना जरा श्रेया, अमेरिका ने क्या करा था हमारे साथ? गुड, शाबाश। क्या नाम था उसका श्रेया? PL 48 था कि 480 था? पक्का 480 था ना? मैं भूल रहा हूँ जरा। PL 480। इसके अंतर्गत अमेरिका क्या करता था? फ्री में देता था क्या? पैसे लेता था, सस्ते में देता था। लेकिन कभी कभार से अनाज लाइक इन टर्म्स ऑफ जो वीट जो वो बेचता था, मैंने आपको बताया था ना, वो वीट एक्चुअली नहीं था हमारे देश में, उसको एक वो कहते थे, एक क्रॉप का नाम मैंने आपको बताया था ना, कोदो, है ना, कोदो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे व्रत के चावल जो होते हैं वो, उनको हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने शायद से सुना होगा, समा के चावल कहते हैं उनको। अब वो प्रॉपर राइस नहीं होते कि आप ये सोचो कि हाँ लंबे लंबे बासमती जैसे चावल खाने को मिलेंगे व्रत वाले दिन, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उसको राइस की कैटेगरी में डालते हैं, कहीं से भी वो चावल जैसे नहीं बनते हैं, हम उनको लेकिन समा के चावल कहते हैं। अब ऐसे ये जो कोदो था ना, ये एक तरीके से लगता था लोगों को कि वीट है, आटा है ये, ठीक है। लेकिन कभी कभार इतने गंदी क्वालिटी का आटा हमारे देश, मतलब जब रोटियां लोग बनाते थे तो इतनी गंदी क्वालिटी की बनती थी कि रोटी कभी कभार हमारे बालों के कलर जैसी काली बनती थी। बताया था ये वाली बात मैंने आप लोगों को अलग अलग लेक्चर्स में, पॉलिटी वगैरह इधर उधर, ठीक है। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल डैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ऐसा सोचा गया था उस जमाने के अंदर। फर्दर इट वॉज फियर डैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल, ये इंडिया की सॉवरेनिटी को वनरेबल बना सकता है टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसीज। और जब फॉरेन इंटरफेरेंस होती है हमारी पॉलिसीज के अंदर, तो श्रेयाम कौन सा प्रिंसिपल खोने लग जाते हैं, या कौन से प्रिंसिपल हमारा वीक हो जाता है? सॉवरेनिटी। शाबाश मयूर, गुड श्रेया, सॉवरेनिटी, ठीक है। चौथा है इक्विटी। श्रेया, इक्विटी इक्वालिटी में फर्क क्या होता है? ये वाली फोटो याद है श्रेया, वो बच्चा जो क्रिकेट मैच वगैरह देख रहा होता है? जरा इस इमेज को जरा समझाओ निर्वैर। निर्वैर आप इक्वालिटी को समझाओ, श्रेया आप इक्विटी को समझाना। हाँ निर्वैर, यहां पर बताओ इक्वालिटी क्या है। ये तीन लोग हैं, तीनों को इक्वली क्या मिल रखा है? एक एक स्टूल मिल रखा है, राइट? श्रेया, इस चीज, इस सेंस में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले श्रेया मुझे बताओ, आप इक्वलिटी को सपोर्ट करते हो? इक्वलिटी होनी चाहिए? सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं, आप सारी डायमेंशन इधर उधर की भूल जाओ, सिर्फ मेरी बात, सटीक बात, इक्वलिटी को सपोर्ट करते हो? करते हो? दूसरा सवाल मेरा ये है, इक्वलिटी श्रेया हर सेंस में अच्छी होती है क्या? हर बार किसी भी सिचुएशन में उसको टेस्ट कर लो अगर, तो नहीं ना? ये प्रूफ कर रहा है इस बात को। अब प्रूफ करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम क्या कहेंगे कि इक्वालिटी से ज्यादा कभी कभार क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? इक्विटी। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो श्रेया। हाँ, अब रिसोर्स इन द सेंस कि इस बंदे के पास हाइट है, ठीक है, इसको कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, हम इसको अगर एक एग्जांपल से अगर बोलें, तो मुस्कान, अगर ये अंबानी है तो उसको किसी भी गुड पर सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है? सोच रही है बैठ के, ताऊजी लगते हैं तुम्हारे? हाँ,
हाँ, अब यहाँ पर देखो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नीड किसको है? ये देखो बेचारा कैसे खड़ा हुआ फायका, जैसे बंदी छोड़ के चली गई हो, है ना, जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ बेचारे के स्टूल पे, कि भाई अब रोने वाली बात तो है, होनी नहीं चाहिए इसके लिए, किधर को दे तो दिया कि स्टूल, लेकिन जिसको नीड नहीं थी वो और ऊपर चढ़ चढ़ के स्टेडियम के अंदर घुसा जा रहा है ये मैच देखने, जबकि नीड नहीं है। अब इसके लिए ये जो इसको स्टूल मिला था, ये इसके लिए श्रेय क्या है, फिट बैठ गया इसके लिए, इक्वालिटी यहाँ पर प्रिंसिपल है ना। लेकिन इससे क्या है कि हमने इसके रिसोर्सेज को छीन कर इसको दे दिया। श्रेय हमने ऐसा क्यों नहीं करा यहाँ पर कि जैसे तीन हम स्टूल्स रहने देते हैं यहाँ पर, सोच समझ के जवाब देना इसका, हम तीन स्टूल्स यहाँ पर रहने देते, ठीक है, इस छोटे वाले बच्चे को एक और दे देते, बाकी दोनों के ऐसे ही रहने देते, हमने इसका छीन कर इसको क्यों दे दिया? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ऊपर से जो गैप नहीं होता हमें उसको भी तो ब्रिज करना होता है। अब आप ये कहो कि हम जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे श्रेया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा, तो अमीर और गरीब का गैप कभी कम होगा? जबकि अमीर जितनी इनकम कमाते जाते हैं, क्या हम उनका टैक्स की दरों को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? है ना, बढ़ाते हैं ना। और फायका हम उसको क्या कहते हैं, कौन सा टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। तो इक्विटी समझ में आया सब लोगों को अच्छे से? तो इक्विटी क्या होता है? Now growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. ठीक है, ये तीनों चीजें जो है प्रिंसिपल 1, 2 एंड 3, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, जरूरी नहीं है कि लोगों की जिंदगी को इंप्रूव कर सके। हो सकता है कंट्री के पास इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई हो, सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, जो उस कंट्री में डेवलप हुई हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लोग जो है वो गरीबी में रह रहे हो। आपके हिसाब से गुंजन, बेस्ट डेवलप कंट्री कौन सी है दुनिया की? जापान डेवलप कंट्री नहीं है मुस्कान भाई, ये रेवोल्यूशनरी बातें घर पे रखो आप अपने, ठीक है। डेवलप कंट्रीज होती है कि नहीं होती, पहले मतलब मुझे बताओ। हाँ, तो आप ये कहते कहते मेरे हिसाब से कोई नहीं भाई, ये नहीं, आंसर वो दिया करो जो हमारे एग्जाम में काम आए। हाँ बताओ, एक कंट्री का नाम बताओ, कोई भी आपके साथ जो बेस्ट डेवलप कंट्री है। अमेरिका है आपके हिसाब से, मतलब कि आपको पैरामीटर्स पता है जो आप आंसर दे रहे हो? यूएसए। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, यूएसए के अंदर गरीबी है ना? स्विट्जरलैंड के अंदर गरीबी है या नहीं? कम या ज्यादा नहीं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनका हर चीज में स्कोर 100% रहता है, गरीबी है? कोई ना कोई पर्सन ऐसा है कि जो किसी न किसी चीज से जूझ रहा होगा। जब ये लोग एक अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1, ग्रोथ के मामले में नंबर 1, एजुकेशन पूरी की पूरी फ्री, है ना, क्या हम इन पे 100% रिलाई कर सकते हैं कि हर एक पर्सन वहां पर खुश है? सब लोगों के पास फेयर इनकम है? कोई भी चीज यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो जाती है पूरी कंट्री को देखते हुए? नहीं ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट कि जो बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के, दे रीच द पुअर सेक्शंस वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड बाय द रिच। तो ये किसकी बात कर रहे हैं श्रेया? रिच और पुअर के गैप की। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, गुंजन, इक्विटी भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाला डायग्राम सब लोग समझ गए ना कि यहाँ पर क्या था, हमने गुंजन क्या करा था कि रिसोर्स जो, जैसे रिसोर्स हमने इक्वल मात्रा में सबको बांटे, लेकिन उसका लाभ हर किसी को मिल नहीं रहा था कि सब लोग सेम लेवल पर आ सके। तो हमें क्या करना पड़ा फायका? रिसोर्सेज के साथ हेराफेरी करनी पड़ी, है ना। जिन लोगों को नीड थी उनको ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करे गए, और जिनको नहीं थी उनसे बिल्कुल ले लिए गए। अब जैसे फेयर प्राइस शॉप्स के अंतर्गत कभी भी राशन कार्ड अंबानी अदानी का बनेगा? नहीं ना। लेकिन जिनका राशन कार्ड ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर 4-5 किलो और अनाज ऐड करवा देना, ये हो सकता है? ये तो हो ही सकता है ना। तो क्या एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर
बेसिक नीड्स सच एज रोटी कपड़ा मकान, फूड, डिसेंट हाउस, क्लोथिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्लोथिंग दे नहीं रखा ना, हाँ ठीक है, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान हो गया। इसके अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। श्रेया, जब इनिशियल लेवल पर हमारे मम्मी पापा हम पर ये खर्चा करते हैं क्लास 12 तक, एक जनरल बात करते हैं कि क्लास 12 तक हम लोग अर्न नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, जनरल बात, 99% लोग। जब 12वीं क्लास तक हमारे मम्मी पापा हम पर ये खर्चा कर रहे होते हैं रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे अगर वो खर्च कर रहे होते तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें हमें क्या मिल रही है? अरे यार अच्छा टर्म बोल दो भाई, दूध पीते बच्चे थोड़ी ना तुम यार। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन निर्वाह करने के लिए 3 आवश्यक चीजें, ठीक है। लेकिन प्राची, जिस टाइम पर निर्भय हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी मतलब फोकस मिलता है। अब आप देखो, मैंने एजुकेशन और हेल्थ केयर को अलग से क्यों मेंशन करा? ये 2 चीजें हर किसी के नसीब में है क्या? स्पेशली जो हिंदुस्तानी लड़कियां या औरतें हैं, बताओ, नहीं ना। अगर लड़के और लड़की को देखो तो आप फिर भी गारंटी दे सकते हो कि लड़की को मिल जाएंगी, अगर मतलब घर में अगर बहन भी है और भाई भी है, बेटा है बेटी भी है। हमने पढ़ा था ना ये चीज़ को, हम देखो डिनाई नहीं कर सकते। वो नट्स वाली थ्योरी जानते हो ना, कि अगर घर वालों के पास लिमिटेड इनकम है तो वो काजू बादाम किशमिश दूध का ग्लास वो बेटे को देते हैं, क्यों? किस उम्मीद में कि बेटी तो पराया धन है, उसने तो किसी और घर जाना है, कल को अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं बनाएंगे तो घर को संभालेगा कौन, है ना। तो सही होता है मुस्कान ये? तो मैं इंटरव्यू से कहेंगे बेटा खिड़की से कूद जाओ आप और फ्रेश जन्म लेके फ्रेश तैयारी करो। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे जब हम फोकस करने लग जाए रोटी कपड़ा मकान के अलावा, तो ये क्या होता है श्रेया? इससे क्या इंश्योर होता है? अगर ये 3 चीज़ों के अलावा +2 और कर दो, अगर आप 5 चीज़ें जोड़ दो तो नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो रोटी कपड़ा मकान से होता है ना। गुड, शाबाश फायका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंसान को इंसान बनाना, है ना। और इसके अंदर एक डायमेंशन और आता है श्रेया, वो कौन सा होता है? वो तो इसी के अंदर हो गया, हेल्थ केयर के अंदर एक और आता है श्रेया, जॉब वाला, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है ना। हाँ, स्किल डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। अमीर और गरीब का फ़र्क कम होना चाहिए, और जो इनक्वालिटी है वेल्थ की टर्म्स में कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास बहुत कम पैसा, तो ये भी कम होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंबानी अदानी या कोई भी जो अमीर जो लोग हैं, इन्होंने जितना पैसा कमाया, राकेश झुनझुनवाला ने जितने हज़ारों करोड़ स्टॉक मार्केट से अर्न करे थे, अंबानी अदानी अपने बिजनेस से जितना अर्न करते हैं, और हम लोग जितनी मर्जी मेहनत करते हैं, और हमारे पास जो भी इनकम है, हमारे मम्मी पापा के पास जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी या कुछ भी है, सबसे बड़ी बात तो जिसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि हम लोगों की इनकम उतनी नहीं है, कहीं दूर दूर तक मैचिंग का कोई पॉइंट नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ में फेलियर किसका है कि मेरी इनकम अंबानी जितनी, अदानी जितनी या इलॉन मस्क जितनी नहीं हो पाई इस देश में? किसका किसको ब्लेम दूं मैं? पहले बताओ, मेरा ब्लेम करने का कोई पॉइंट बनता है? सोच समझ के आंसर देना। मैं आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ जो इस बार मेरे एक फ्रेंड से पूछी गई थी इंटरव्यू रूम में, यूपीएससी के इंटरव्यू रूम में। हालांकि उस बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो सका, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। उससे पूछा गया था, आप मुझे बताओ पहले मुझे बताओ, मेरा ब्लेम देना जस्टिफाई है यहाँ पर कि मेरी इनकम कम रह गई अंबानी अदानी से और उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम है? नहीं नहीं, एक सेकेंड श्रेया, आप ज़रा इसका आंसर देना सोच समझ के इन सबको। गुड 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 गुड, समझ गया। तो थोड़े से श्रेया को वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं श्रेया को एक हेल्पिंग हैंड देता हूँ ज़रा। देखो क्या है, श्रेया ये कहना चाह रही है आप सबसे कि
जिस तरीके से इस देश में व्यवस्था बनाई गई, तो उस व्यवस्था में श्रेया वो लोग ज्यादा फायदा उठा गए और हम पीछे रह गए, यही कहना चाह रहे हो? अब उस व्यवस्था के चलते होता क्या है, जो एक्सपोजर जैसा कि श्रेया ने अभी वर्ड यूज करा, जो उनको मिला, मतलब जितने भी लोग जो अमीर बन गए वो बन गए, तो उतना ये देश फेल कर गया ना हमें देने के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे स्कूल में बचपन से ही फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट का अगर कोई करिकुलम होता, तो फायदा सिनेरियो ऐसा भी है कि ऐसा बोला जाता है 2007 में, ठीक है श्रेया सुनना इसको, 2007 में जो बुलेट होती है ना, रॉयल बुलेट तो हम कह देते हैं उसको श्रेया, वो कंपनी रॉयल एनफील्ड होती है, आपको अगर आप सबको पता होता है ना, रॉयल एनफील्ड के शेयर में अगर मयूर आपने 1 लाख रुपए डाले होते साल 2007 में, तो वो 2022 में 17 करोड़ हो गए होते। कहने का मतलब ये, मैंने 1 लाख क्यों बोला, या तो 2007 में बंदा एक बुलेट लेकर बैठ जा घर के बाहर, या तो वो 1 लाख रुपए के शेयर ले ले। तो आज उसके पास एक शोरूम खरीदने तक के, पूरे खुद के अपना पर्सनल शोरूम खरीदने तक के पैसे होते हैं उसके पास। लेकिन हमें कभी भी किसी ने ये चीज प्रमोट करवाई, हेल्प करवाई? बताओ फायका, फायका 24 घंटे पहले तुम्हें करवाई है? मगर फायका ने 19 क्रिप्टो बाय कर डाले। आप गिरने दो और गिर जाए, 90% डाउन आ जाए, मैं तो चाह रहा हूँ। वही तो नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि जिन लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज और जो फ़ायदा मिल रहा था, तो सरकार ने एक इक्विटेबल प्लेटफॉर्म उसके लिए क्रिएट नहीं करा, जिसमें सारे लोगों को वो अवेयरनेस मिले, वो फेयर अपॉर्चुनिटीज मिले, और सारे लोग हर एक चीज़ के बारे में जान सकें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो आप कहोगे सर ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि ऐसे तो फिर हर चीज़ के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। देखो यही तो बात होती ना। आपको क्या लगता है, दुनिया भर के सारे देश स्टूडेंट से चू चपड़ करते हुए उनके एग्ज़ाम लेते हैं, जापान क्यों नहीं लेता एग्ज़ाम? जापान क्योंकि किताबी ज्ञान में बिलीव नहीं करता। जापान, हाँ किताबी ज्ञान इन द सेंस वो ये कहता है कि थ्योरीज खींच कर प्रैक्टिकल आप इंप्लीमेंट करो, और स्कूल में टेस्ट ऐसी होती है कि आपको दिखाने पड़ते हैं, वहाँ रिटर्न एग्जाम नहीं होता। जब शायद जानते हो ना, जापान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम का फंडा नहीं होता। और जापान ना आपके हार्ड वर्क को कदर देता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली आप फिट हो जाते हो अगर आप मेहनती हो तो। हमारे देश में क्या, आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक भी पहुंचाओ तब भी आप बेरोजगार हो, तो अगले साल दोबारा प्रीलिम्स आपको लिखना है। हाँ अब लेकिन एक अच्छी चीज़ आ गई है, मैंने आपको बताया था, अब आपका एमएनसीज आपको उठा लेती हैं अगर आपने मेंस तक लिखा हुआ है, और आपको लाखों करोड़ रुपए तक का पैकेज मिल जाएगा आराम से। तो ये चीज़ है कि इसके जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हर किसी तक, या इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सेंस में इस पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कहाँ के वाला पॉइंट, हाँ इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये जो बात लिखी रहती है ना यहाँ पर, ये लाइन शुड बी रिड्यूस्ड, अगर सिर्फ इस वर्ड के ऊपर आप फोकस करो, शुड बी, तो ये ऑट टू बी, शुड बी, ये एक चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए। श्रीराम इसको कौन सी इकोनॉमिक्स कहते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं आइडियलिस्टिक वे में कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव तो फैक्ट के ऊपर बात करता है ना श्रेया, नॉर्मेटिव पॉजिटिव तो एज इट इज फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है जिसमें कोई टाला मटोली नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, एक विजन होता है जिसमें हमारा, वो होते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारी बात आपको क्लियर हुई? तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, गुंजन इस चीज़ में गलती किसकी है कि हमारे पास उतनी इनकम नहीं जितने अंबानी अदानी और सबके पास है, अमीर लोगों के पास है अगर बहुत ज़्यादा। यस, पॉलिसी मेकर्स की। हाँ हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को और दे रहा था, सॉरी यार मैं बातों बातों में भूल गया, बहुत रियलिस्टिक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा था। देखो इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं श्रेया, हमने वो कौन सा चैप्टर था श्रेया, वो इकोनॉमिक्स के अंदर श्रेया फोर्थ एडिशन के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ा था, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला, जिसमें वो यही था ना, वो यही चैप्टर था ना, वो एमएसएमई है ना, हाँ एमएसएमई वाला चैप्टर।
उसके अंदर श्री हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि इस देश में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, छोटे छोटे दुकानदार, जो अपना सामान बाहर भी बेच लेते हैं, मतलब उनके पापड़ अचार वगैरह बाहर भी जा रहे हैं। होता है फायका ऐसा। लेकिन श्रेया, कल को अगर हमें ऐसा कुछ बेचना है तो क्या तरीका उसका, फायका बताओ, कोई हमें गाइड करता है इस चीज के ऊपर? नहीं ना। अगर हमें अपना कोई सामान बेचना है, कुछ करना है, जैसे मतलब मान लो कि आप लोग ना घर पे बैठ के कोई कैंडल बनाते हो, मतलब कैंडल मेकिंग का आपका काम है, पापड़ बनाते हो, अचार डालते हो, और क्राफ्ट का कोई सामान बनाते हो। अब आज के समय में आप अमेजन पे अपना अकाउंट तो बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसकी भी एक चीज़ बताई थी, था हिंदू में इसकी बहुत बुराई हुई थी अमेजन की। अमेजन क्या करता है, जो अमेजन के जो पुराना जो कस्टमर बेस है, तो उसका जो सजेशन है ना, वो पहले दूसरे पेज पर दिखाता है। और हमारी आदत क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम सर्च करते हैं तो पहला ये दूसरे पेज पर तो जाते ही नहीं है। कभी गए हो आप में से कोई दूसरे पेज पर, नंबर 2 पे क्लिक करके देखें, नेक्स्ट पेज घुमा कर देखें अमेजन का, एक ही जगह पर स्क्रॉल करते करते एंड तक वो आ जाता है। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, सर्च बार में जाकर सजेशन चेंज कर देते हो। यही करते हो कि नहीं करते हो, बताओ जेन्युइन तरीके से बताओ मुझे। कभी सेकंड नंबर पेज पे गए हो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन के? नहीं ना। अब उनका जो सजेशन होता है ना, कि जो पापड़ अचार वगैरह अमेजन पे बेच रहे हैं, वो होता है उनका सजेशन 9वें 10वें 15वें 25वें पेज पर होता है। कोई जाएगा वहां तक? नहीं, जो भी होती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि फेयर वैल्यू में उसको नहीं मिल रहा ना भाई। फाइनेंशियल बिडिंग अगर होती तो गुंजन, वो अभी तो धंधा उसने शुरू करा है, वो एक विधवा औरत है, वो कहाँ से लाए वो इतना ये पैसा? उसने, वो इसलिए तो आई थी इस प्लेटफॉर्म पर। उसको ऊपर रखते हैं। और और क्या होता है मयूर, आपने वो प्रोडक्ट देखे अमेजन पे, जैसे वो होते हैं तो फायका उस पर एक चीज़ लिख कर आती है कि वो ये अमेजन चॉइस है ना, यानी कि उस वाले दुकानदार ने सबसे ज़्यादा उसको वो पैसे खिला रखे हैं। तो हर जगह यहां पर ये जो चीज़ें चलती हैं, किसकी गलती किसकी होती है? पॉलिसी मेकर्स की ना, है ना, ये चीज़ है। तो यहां पर क्या है, लेट अस नाउ सी हाउ द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स कवरिंग द पीरियड 1950 टू 1990, ये तो चलो ठीक है, वो चैप्टर 2 और वो उसके बारे में बात करने के बोल रहे हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोगों ने ये जो 4 गोल्स हैं किसी भी 5 ईयर प्लान के, इसको डिस्कस करा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।